मैं हूं अभिषेक बारेट और किस्सा कहानियों के हमारे स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जब भी लोगों के कदम ताजमहल के संगमरमर पर पड़ते हैं तो उसकी अकल्पनीय खूबसूरती के आगे वो दुनिया की तमाम खूबसूरती को फीका पाते हैं। ताजमहल की ख्वाब सी बेजोड़ सुंदरता से अवाक लोग खुद को उस वक्त इतना बेबस महसूस करते हैं कि काश वो इस शानदार शाहकार को जिसकी याद में बनाया गया है उसे भी 400 साल पहले जाकर देख पाते कि वो खुद कितनी खूबसूरत थी, कि उनके लिए इंसानी प्रेम से उपजा एक ऐसा हैरत अंगेज शाहकार बनाया जा सका। आज कहानी ताजमहल दुनिया को देने वाली मुमताज महल की। सन 1607 का मीना बाजार आगरे में हर दिन की तरह सजा हुआ था। अकबर के चलाए गए इस खूबसूरत मीना बाजार में सिर्फ मुगलिया उमराव और रईस तबके के लोग ही उस वक्त हिस्सा ले सकते थे। ये हाट बाजार से ज़्यादा अमीर और उमरावों के शौक की प्रदर्शनी थी। इसमें देश विदेश के शहजादे और शहजादियाँ अपनी दुकानें लगाते थे और खुद के द्वारा बनाए गए बेशकीमती सामान को बेचने के शौक से उपजा काम करते थे। मीना बाजार का सबसे शाह पहलू था, वहाँ पर दुकान की मालकिनें भी शेख उमराव और शहजादे खरीद सकते थे और ये आम बात थी। इस बाजार में शाही परिवारों के अलावा कोई नहीं आ सकता था। आम दिनों की तरह ही एक सबसे महत्वपूर्ण काफिला वहाँ से गुजर रहा था। ये शहजादा खुर्रम का काफिला था। खुर्रम जिन्हें अब आप शाहजहाँ के नाम से भी जानते हैं। शीशे और पत्थरों की नक्काशी वाली मूर्तियां और साथ ही देश विदेश से आए रेशम को देखने की चाहत में शाहजहां उस गली में अचानक रुक गए जहां एक हूरों को ठग लेने वाले हुस्न और उस पर बिखरी बेइंतहा मासूमियत में लिपटी एक लड़की कांच के बने मोती और कुछ रेशम की बेहद महंगे शॉल बेच रही थी। इस बात से अनजान कि खुद मुगल शहजादा खुर्रम उसके सामने खड़े हैं, वो अपने काम में मशगूल थी। मीना बाजार की सबसे खूबसूरत पेशकश खुर्रम उर्फ शाहजहां के सामने इंसानी शक्ल में खड़ी थी। ये अर्जुबंद बानो थी। अर्जुबंद बानो के सामने शाहजहां अपने दिल की सल्तनत हार गए। ये ख्वाब सी लड़की दरअसल रिश्ते में उनकी ममेरी बहन ही थी, पर उन्हें इससे पहले रूबरू होने का कोई अवसर नहीं मिला था। पहली मुलाकात में ही शाहजहां ने फैसला कर लिया कि वो अर्जुबंद बानो से शादी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये रुमानियत शाहजहां की पहली तलब थी, बल्कि इससे पहले भी शाहजहां शादीशुदा थे और उनकी 2 बेगमें थीं। अर्जुबंद बानो इस क्रम में शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। 5 साल तक दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और आखिर 1612 में शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के सामने अपनी तीसरी शादी का प्रस्ताव रखा। बादशाह जहांगीर नूरजहां से शादी के वक्त हुए कत्लेआम को नहीं दोहराना चाहते थे। उन्हें अपनी मोहब्बत के लिए वो करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने इस शादी को मंजूरी दे दी और अर्जुबंद बानो की शादी शाहजहां से हो गई। अर्जुबंद अकेली महिला नहीं थी जिसके साथ रहते हुए आगे शाहजहां ने शादी नहीं की, बल्कि उनकी तीसरी बेगम बन जाने के बाद भी शाहजहां की शादियां हुई। बिन ब्याही बेगमों की संख्या तो सैकड़ों में है, पर घोषित तौर पर कंधारी महल, अकबराबादी बेगम, अर्जुबंद बानो उर्फ मुमताज महल, हसीना बेगम, मोती बेगम, कुदासिया बेगम, फतेहपुरी महल, सरहिंदी बेगम और रानी मनभावती। शाहजहां के इन महिलाओं से सैकड़ों औलादें भी हुई। शादी के बाद अर्जुबंद बानो को मुमताज महल की उपाधि और नाम दिया गया। मुमताज महल का मतलब ही दरअसल ये होता है कि महल के अंदर मौजूद सबसे कीमती जेवर। मुमताज और शाहजहां की उम्र में महज 1 बरस का अंतर था। विवाह के वक्त मुमताज 19 साल की थी, वहीं शाहजहां 20 साल के। शाहजहां ने मुमताज से शादी करने के बाद भी 6 घोषित शादियां की, फिर भी मुमताज की जगह कोई नहीं ले पाया। शाहजहां की दीवान की मुमताज को लेकर इस कदर थी कि बाकी बेगमों को लगभग उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। मुमताज के प्रति इस रोजाना बढ़ते शाहजहां के आकर्षण की एक वजह यह भी है कि 1593 में आगरा में जन्मी मुमताज के पिता अब्दुल हसन आसफ खान फारसी संस्कृति से आते थे और शाहजहां की मां नूरजहां के भाई थे। जिस तरह
फारस की खूबसूरत और जहीन दिमाग नूरजहां ने शाहजहां के पिता जहांगीर का अपनी काबिलियत और बुद्धिमत्ता से मन मोह लिया था, उसी तरह से मुमताज़ में भी ये बातें समान रूप से मौजूद थी। न सिर्फ वो बेइंतहा खूबसूरत की मलका थी, बल्कि वो बेहद तार्किक और हाजिर जवाब और आला दर्जे की बुद्धिमान महिला थी। उम्र के बढ़ने के दौरान उनकी परिपक्वता भी बढ़ रही थी, जिसके आकर्षण में शाहजहां कहीं और ध्यान लगा ही नहीं पाते थे। मुमताज़ के साथ शतरंज के खेल में हर बार मुमताज़ शाहजहां को हरा देती थी और शाहजहां मुमताज़ की मानसिक योग्यता से प्रभावित सोने के सिक्के और हीरे मोती उनकी जीत पर उछाला करते थे। मुमताज़ की खूबसूरत राजनीतिक समझ की वजह से शाहजहां के बादशाह बनने के बाद उनकी शाही मोहर भी मुमताज़ के पास ही रहती थी और ज़्यादातर आदेश खुद मुमताज़ ही शाहजहां के नाम से जारी करती थी। शाहजहां को मुमताज़ में दो खूबसूरत रंग एक साथ मिले। एक वो शारीरिक खूबसूरती में किसी को भी परे बैठा सकती थी और दूसरी मानसिक। फारसी भाषा पर उनकी कमाल की पकड़ की वजह से मुमताज़ कविताएं भी लिखती थी, जिनकी प्रसिद्धि खुद फारस तक फैल गई थी। कई फारसी कवियों और लेखकों को मुमताज़ ने शाही दरबार में मौका और ओहदा दोनों दिया। फारसी कवियों और लेखकों के मुंह से अपनी बेगम के ज्ञान की तारीफ सुनकर शाहजहां फूले नहीं समाते थे। मुमताज़ में गजब की राजनीतिक समझ भी थी। वो गरीब महिलाओं को अपने पास बुलाया करती थी और उनकी मदद करती थी। साथ ही उनकी समस्याओं को सुलझाने में सीधे बादशाह के दखल देने के लिए बादशाह को मना लेती थी। वो गरीब लड़कियों की शादी में खुलकर मदद करती थी, इसलिए सल्तनत की तमाम महिलाएं और उनके परिवार मुमताज़ के मुरीद हो गए थे। ये महिलाएं मुमताज़ को उनके बारे में आम जनता के बीच हो रही बातें और गुप्त सूचनाएं भी देती थी, जिनसे मुमताज़ को अपनी छवि को बादशाह की सबसे प्रिय और सिर्फ इकलौती रानी बने रहने के रूप में बनाए रखने में मदद करती थी। इसके अलावा भी मुमताज़ शाहजहां के किसी भी दौरे पर उन्हें अकेला नहीं जाने देती थी। वो खुद शाही काफिले में उनके साथ रहती थी। इससे मुमताज़ का डर हर आदमी में बना रहता था जो उनकी गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ बादशाह के कान भर सके। धीरे धीरे शाहजहां बस मुमताज़ के ही होकर रह गए। वो ही उनकी असली और आखिरी मोहब्बत बन गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुमताज़ ने ऐसा बादशाह को मुट्ठी में करके किया, बल्कि ये सच है कि उन्होंने एक आम महिला ही की तरह अपने पति को किसी से भी नज़दीकी बनाने का मौका ही नहीं दिया और वो इसके लिए पूरी तरह से उपयुक्त चरित्र थी। वो किसी मामूली आदमी की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक मुगल बादशाह की पत्नी थी। इसलिए प्यार के साथ उन्हें अपने पति के प्रति ज़्यादा अधिकारात्मक रवैया अपनाना पड़ा। इसका असर ये हुआ कि शाहजहां ने अपनी तमाम शादियों के बावजूद पत्नी और प्रेमिका के रूप में सिर्फ मुमताज़ से ही प्रेम किया। मुमताज़ के इस फैसले ने कि वो शाहजहां के साथ हर अभियान में रहेंगी, उनकी जान ले ली। अपने दक्कन अभियान में खान जहां लोदी के खिलाफ उनको विद्रोह को समाप्त करना था, लोदी के खिलाफ शाहजहां को बुरहानपुर के लिए कूच करना पड़ा और उस वक्त मुमताज़ अपने 14वें बच्चे की मां बनने वाली थी। मुमताज़ इतने बच्चों की पैदाइश से शाहजहां से नाराज भी रही, पर यह उस दौर में एक आम बात थी। दक्कन के इस अभियान में भी वो शाहजहां के साथ रवाना हुई। आगरे से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिरोंज, झांदिया होता हुआ उनका कारवां बुरहानपुर तक चला और यही उनकी मंजिल थी, क्योंकि खान लोदी के साथ शाहजहां का संघर्ष यहीं चल रहा था। गर्भावस्था में 787 किलोमीटर की इस लंबी और थका देने वाली यात्रा में मुमताज़ को बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ा। मुमताज़ को गर्भ से जुड़ी कुछ समस्याओं की शुरुआत इस यात्रा के आखिरी पड़ाव से पहले ही शुरू हो चुकी थी। 16 जून 1631 की रात मुमताज़ के पेट में जोरदार दर्द उठा। इसे आम प्रसव पीड़ा की तरह लिया गया। हालांकि तमाम तरह के हकीम और सुविधाएं मुमताज़ के लिए मौजूद थी। कदरा महीने की 17 तारीख इस्लामी कैलेंडर में मुमताज़ के लिए आखिरी तारीख के रूप में लिखे जाने के लिए आन खड़ी हुई थी। ये प्रसव पीड़ा मुमताज़ को मंगलवार सुबह शुरू हुई थी, जो अब भी 25 घंटों बाद भी बुधवार की रात तक जारी थी। इधर शाहजहां दक्कन के अभियान के लिए अपने सिपहसालारों के साथ विद्रोह के दमन की नई योजना में मशरूफ थे। उनको ये जानकारी मिल गई थी, पर उन्होंने इसे साधारण बात समझने की गलती की। शाही हकीम वजीर खान मुमताज़ के पास मौजूद थे और आखिरी 30वें घंटे के बीतने के साथ ही मुमताज़ ने एक बेटी को जन्म दिया।
पर 30 घंटों की असहनीय प्रसव वेदना और अत्यधिक रक्त बहने से मुमताज का शरीर ठंडा पड़ने लगा। मुमताज बेहद बुरी तरह से तड़प उठी। शाहजहां ने कई दूत बेगम की हालत जानने के लिए भेजे, पर आधी रात बीतने को थी और कोई भी ठीक स्थिति शाहजहां को नहीं बता पा रहा था। शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया, लेकिन उसी वक्त उन्हें बताया गया कि उनको एक बेटी हुई है और लंबी प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज सो रही हैं। शाहजहां ने राहत की सांस ली और वापस वो आराम खाने में सोने के लिए चले गए। कुछ ही वक्त बीता था कि शाहजहां की बेटी जहां आरा शाहजहां के पास आई और बताया कि मुमताज की तबीयत बेहद खराब है। शाहजहां दौड़े और मुमताज के पास पहुंचे। शाही हकीम के अलावा सभी को वो जगह खाली करने का आदेश दिया गया। मुमताज ने बादशाह को देखकर छटपटाते हुए कहा कि उनकी 2 आखिरी ख्वाहिशें वो पूरी करें। एक कि उनकी मौत के बाद उनका एक अनोखा नायाब मकबरा बनाया जाए, और दूसरा कि उनकी मौत के बाद शाहजहां किसी से शादी ना करें। बादशाह ने उन्हें तसल्ली दी और वादा किया, पर ठीक इसके साथ ही मुमताज महल की मौत हो गई। शाहजहां इस कदर आहत हुए कि उन्होंने अपनी नवजात बच्ची को ही उस वक्त अभिशप्त कहना शुरू कर दिया था, और वो बड़बड़ा रहे थे कि वो जिंदगी में कभी उसका मुंह नहीं देखेंगे। उसी वक्त मुमताज की दासी सत्युन्निशा ने मुमताज के शव को 5 रुई से बने कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामी कानूनों के बावजूद महिलाओं के मातम की आवाज़ें सुनाई देने लगी। शाहजहां के चाचा दानियाल ने ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाग बुरहानपुर में मुमताज को दफनाया, पर इससे पहले शव को ममी के रूप में संग्रहित रखने के लिए बेहद प्रचलित और महंगी विधियों में से एक को अपनाया गया। मुमताज के शरीर को ममीफाई किया गया ताकि उनके शरीर को हजारों साल तक संग्रहित और सुरक्षित रखा जा सके। शाहजहां इसके शौक में 1 साल बुरहानपुर में ही गमगीन रहे और तख्त छोड़ने का भी मन उन्होंने बना लिया था। फिर उन्होंने मुमताज से किए अपने वादे के चलते आगे बादशाहत करने का फैसला किया। 1631 में ही जब ताजमहल की नींव बनकर उसकी 4 दीवारी तैयार हो गई, उस वक्त मुमताज के शव को जैनाबाग से निकालकर बुरहानपुर से ताजमहल में उनके मकबरे में ले जाया गया। इस दौरान जो शाही जुलूस निकला उसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। इस यात्रा पर ही उस वक्त 8 करोड़ रुपए का खर्चा आया। इतिहास की सबसे खूबसूरत मुस्लिम बेगम मुमताज अपने लिए बने सबसे खूबसूरत घर जा रही थी। दोनों बदकिस्मती से मुर्दा थे, पर उनके जैसा मुर्दा होकर भी जिंदा बने रहना कोई मामूली काम नहीं है। आपको हमारे किस्से कहानियाँ कैसी लगती हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अगला किस्सा कहानी खबर आपसे छूटे ना। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.